नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं झारखंड की नदियों के सफर पर। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें एक तरफ तो है प्रकृति की बेजोड़ ताकत और दूसरी तरफ इंसान की इंजीनियरिंग वाली जिद, उसकी महत्वाकांक्षा। तो सवाल यही उठता है कि ये नदियां आखिर है क्या? प्रकृति का कोई चमत्कार या फिर इंजीनियरिंग का एक कमाल? पता है, यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार बनेगा। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अपने सफर का पहला पड़ाव है झरनों की धरती। यहाँ हम देखेंगे कि इस क्षेत्र को कुदरत ने कितनी खूबसूरती बख्शी है। अच्छा, झारखंड की राजधानी रांची के बारे में एक बड़ी मजेदार बात है। इसे झरनों का शहर भी कहते हैं। और ये नाम ना इसे ऐसे ही नहीं मिल गया। सच में इसके आसपास इतने झरने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। 143 मीटर, जरा सोचिए, 143 मीटर्स, ये ऊंचाई है लोध जलप्रपात की, जो बूढ़ा नदी पर बना है। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा झरना है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो प्रकृति की विशालता, उसकी भव्यता का जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब राज्य के दो सबसे बड़े झरनों की तुलना करते हैं। एक तरफ है 143 मीटर ऊंचा बूढ़ा घाघ, जिसे हम लोध फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी तरफ है स्वर्णरेखा नदी पर बना 98 मीटर ऊंचा हुंडरू जलप्रपात। देखिए, ये आंकड़े देखते ही एक अंदाजा लग जाता है कि हम कितनी विशाल चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है। इन झरनों से ना बड़ी दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हैं। जैसे दशम जलप्रपात को ही ले लीजिए, उसे वहां के लोग दासोंग भी कहते हैं। और जोन्हा जलप्रपात के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने खुद यहाँ स्नान किया था। अब सोचिए, ऐसी कहानियां इन जगहों को कितना खास बना देती हैं, है ना? और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सारी खूबसूरती सिर्फ रांची के आसपास ही है। पूरे राज्य में फैली हुई है। रामगढ़ में रजरप्पा को ही देख लीजिए, दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर बना है। और यहीं पर प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। फिर गुमला का सदनी घाघ, जिसका आकार एकदम सांप जैसा है, अनोखा है बिल्कुल। और खूंटी का पंचघाघ, जैसा नाम वैसा काम, 5 अलग-अलग धाराओं में गिरता है। मतलब हर झरने की अपनी एक अलग ही पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई जब प्रकृति ने इतनी खूबसूरती दी है तो फिर इन जबरदस्त शक्तिशाली नदियों को काबू में करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम प्रकृति की गोद से निकलकर इंसान की इंजीनियरिंग और उसकी महत्वाकांक्षा की दुनिया में कदम रखेंगे। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन बड़ी बड़ी कोशिशों की बात करेंगे जो इन नदियों की ताकत को देश के विकास में लगाने के लिए की गई। और इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है डीवीसी, यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन या दामोदर घाटी निगम। देखिए, 7 जुलाई 1948 को जब ये बना तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, ये आज़ाद भारत की पहली मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट थी। सोचिए, एक नए नए आज़ाद हुए देश के हौसले का, उसके सपनों का प्रतीक था ये। और पता है, इसका आइडिया आया कहाँ से था? अमेरिका से। जी हाँ, डीवीसी का जो पूरा मॉडल है वो अमेरिका की बहुत ही मशहूर टेनेसी वैली अथॉरिटी या टीवीए से प्रेरित था। मतलब एक कामयाब अमेरिकी मॉडल को लेकर उसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। और डीवीसी ने काम भी क्या रफ्तार से किया। सोचिए, 1948 में बना और महज 5 साल के अंदर 1953 तक पहला डैम तिलैया बनकर तैयार भी हो गया। और बात यही नहीं रुकी, 1957 तक तो मैथन डैम भी चालू हो गया। और उसकी खासियत, भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन। ये उस जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अजूबा था, एक चमत्कार था। कुल कितने डैम बने? 8। सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट की विशालता को बताने के लिए काफ़ी है। डीवीसी के तहत कुल 8 बड़े बड़े डैम बनाए गए। और इनका मकसद सिर्फ एक नहीं था, बाढ़ को रोकना, खेतों तक पानी पहुंचाना और हाँ, बिजली बनाना। और ये सभी बांध ना एक बहुत ही सोचे समझे नेटवर्क का हिस्सा थे। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दिया। जैसे बराकर नदी पर तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बने। दामोदर नदी पर पंचेत, अय्यर, बेरमो और तेनू घाट बने। और कोनार नदी पर कोनार डैम बनाया गया। एक पूरा सिस्टम था।
जैसा कि मैंने पहले कहा, डीवीसी सिर्फ डैम बनाने का काम नहीं कर रहा था। इसका नाम ही था बहुउद्देश्य, यानी मल्टीपर्पज। मतलब एक तीर से कई निशाने, बाढ़ रोकना, सिंचाई करना और साथ ही साथ बिजली पैदा करना। इसीलिए तो बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर में बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन भी बनाए गए। और यही पावर स्टेशन इस पूरे इलाके के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी बने। अच्छा, तो डीवीसी की कहानी तो हमने देख ली। अब जरा झारखंड की कुछ और बड़ी नदी परियोजनाओं पर भी नजर डालते हैं। और यहाँ मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। यहाँ हमें सहयोग भी दिखेगा और साथ ही सामाजिक टकराव की जटिलताएं भी। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट की। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये किसी एक राज्य का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि इसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्य शामिल थे। एक बड़ी पार्टनरशिप थी, और तो और इसे फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक से भी मदद ली गई थी। एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा है मयूराक्षी प्रोजेक्ट का। इसे लोग प्यार से कनाडा डैम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दुमका में बने इस डैम को बनाने में कनाडा की सरकार ने मदद की थी। ये भी इंटरनेशनल पार्टनरशिप का एक बढ़िया उदाहरण है। लेकिन क्या विकास की हर कहानी का अंत सुखद होता है? क्या हर प्रोजेक्ट कामयाब होता है? यही सवाल हमें लेकर आता है कोयल कारो परियोजना की कहानी तक, जो बहुत ही जटिल और विवादों से भरी रही। यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कोयल कारो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन हुआ ये कि वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदायों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। और ये विरोध इतना ताकतवर था कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट को रोकना ही पड़ा, इसे बंद करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है इस बात की कि जब विकास की बात हो तो लोगों की आवाज़ को, समुदाय की आवाज़ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि झारखंड की नदियों की कहानी असल में एक संतुलन बनाने की कहानी है। एक तरफ है विकास की ज़रूरत, नदियों की शक्ति का इस्तेमाल करने की चाहत, और दूसरी तरफ है प्रकृति और वहाँ की संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी। और इन दोनों के बीच हमेशा एक खिंचतान चलती रहती है। तो ये सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि झारखंड की इन नदियों को हम आखिर किस नज़र से देखें। एक अनमोल विरासत जिसे हर हाल में बचाकर रखना है, या फिर एक बेशकीमती संसाधन जिसका इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए करना है? शायद इसका सीधा सा कोई एक जवाब है ही नहीं। जवाब शायद इन दोनों के बीच सही संतुलन खोजने में ही छिपा है।